अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज JEST का पहला टेस्ट था जो कि IBA ने कंडक्ट किया अपने बताए हुए सेंटर्स पर, और उसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन है मैं आज उसको आपके सामने ये सॉल्व करूँगा। तो इसके दो तीन फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो लोग इसमें अपीयर हुए हैं उनको अभी पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन गलत टिक किया है और कौन सा सही। और उसके साथ साथ जो आगे लोग अपीयर होना चाहेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उनके सामने आ गया तो वो गलत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इसका आखिरी फ़ायदा ये होगा आपको कि ये क्वेश्चन तो एज़ इट इज़ रिपीट नहीं होता मैथमेटिक्स में। तो मैं इस वीडियो में आपको जिस कॉन्सेप्ट बेस पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आने वाले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करते हैं तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। तो आइए, आज का जो पेपर हुआ है 13 सितंबर 2021 में JEST का उसका मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0। इसमें बस एक ही बात आपने समझनी है, ये वाली बात समझनी है आपने। इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई हुआ है, याद रखिएगा। तो जो लोग नेक्स्ट टाइम अपीयर होंगे कल परसों तो वो बोर्ड मास को सही से देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वाला कॉन्सेप्ट जो अक्सर कैंडिडेट गलत कर आए होंगे, और एक अभी आंसर कीज़ भी अपलोड हुई है, और मतलब उन्होंने कोई इसको सॉल्व करके वहाँ भी इन्होंने ऑप्शन इसका डी सिलेक्ट किया हुआ है, हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। वो कैसे कि अब आपने यहाँ याद ये रखना है कि एनी नंबर हैविंग पावर 0, कोई भी नंबर है आप यहाँ लिखें कितना बड़ा नंबर है उसकी मैं अगर पावर 0 कर देता हूँ तो वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यही बस इन्होंने चीज़ अप्लाई की है। अब यहाँ देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 30 बनेगा, और ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा बस। उसके बाद आपके लिए काम आसान है, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34 आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन PQ द राइट बाइसेक्टर पास थ्रू द, अच्छा, जो राइट बाइसेक्टर होता है वो हमेशा जो होता है उस लाइन के मिड पॉइंट से ही, उसकी सेंटर से ही पास करता है। तो यूँ समझ लें ये एक टोकन क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, उन्होंने एज इट इज़ ही पूछ लिया है। जो राइट बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्ट मतलब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और राइट मतलब एंगल वहाँ 90 का बनता है। तो यहाँ आपने एक और बात याद रखनी कि राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि 90 का एंगल बनता हो, और बाइसेक्ट का मतलब होता है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। अब यहाँ आपने मिड पॉइंट या सेंटर लिखा हुआ मिलेगा तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स a common arm and no point in their interior known as a, अब उसको क्या कहेंगे जब हमारे पास दो एंगल हो, उनमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, ठीक है। तो उस एंगल को क्या कहेंगे। अब आप देखें ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ग्रेटर देन एंगल 90, और राइट एंगल में क्या होता है 90 का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जो बिल्कुल 180 डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट की जो दोनों कंडीशन है इसमें डिफाइन की गई हैं। अगर एडजेसेंट मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल दैट हैव अ common vertex and common side, बट वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। नो इंटरसेक्ट, नो ओवरलैप। तो ये इसकी एडजेसेंट एंगल्स की जो है डेफिनेशन है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए, लेकिन इंटरसेक्ट ना करें। अब ये है कि इफ़ +5 मीन्स द प्रॉफिट ऑफ ₹5। अब वो +5 वो कह रहा है कि आपको जो है मतलब प्रॉफिट हुआ है। देन -5 का मतलब क्या होगा, -5 का मतलब होगा कि आपको लॉस हुआ है 5 का। तो ऑप्शन इसका ए ही सिलेक्ट है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन उन्होंने दिया था। अच्छा, ये लोग सोच रहे हैं कि सर इसमें डिस्काउंट क्यों नहीं, तो डिस्काउंट में ऑफ लिखा आता है,
ठीक है ना। अब आपने यहाँ दूसरा बात, अगर ऑफ लिखा आता तो हम इसको कहते कि भाई ये 5% जो है डिस्काउंट रेट पे आपको मिला है। अब उन्होंने -5 कर दिया है तो इट मीन्स आप डेप्ट में चले गए हैं, आप कर्जे में चले गए हैं, तो वो उसका मतलब होगा कि वो उसका लॉस हुआ है बंदे का, ठीक है। अक्सर आपने वो PTS के कुछ एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो है कैंडिडेट के कुछ नंबर नेगेटिव में थे, ठीक है। तो नेगेटिव में मतलब वो लॉस में चले गए हैं इतने पीछे। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि लेट A एंड B बी टू सेट एंड इफ़ n इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4 देन NA मल्टीप्लाई बाई B का क्या होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से जो पावर सेट की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए होता है, उसी से ये लिया गया है कि अब A का मतलब है 3 और B का मतलब है 4, तो ये n इज इक्वल टू 12 जो कि करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। इसका मतलब क्या है, जिस तरह हम पावर सेट मालूम करते थे उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो 2 की पावर 12, तो ये आपने याद रखें 2 की पावर p लिखा जाता है, और p या n कुछ भी लोग या m भी लिखते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, अब इसके सबसेट कितने बनेंगे, ये आप इसको इस तरह 12 टाइम लिखेंगे तो जो आपके पास जवाब आएगा वो इसके इतने सबसेट बनेंगे, ठीक है। इन्होंने मतलब आपको दो सेट दे दिए हैं, एक सेट n है, उसकी इन्होंने स्ट्रेंथ बता दी है कि उसमें 3 एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट बता दिया है जिसमें n इज इक्वल टू 4 है। तो अब वो कह रहे हैं अब इनके मल्टीप्लिकेशन का कितना बनेगा। एक मिसाल में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 है। और उसके बाद एक दूसरा सेट इन्होंने बनाया हुआ है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर इन दोनों को मैं आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी, तो वो 12 होगी। इट मीन्स 2 की पावर 12 और इतने इसके सबसेट बनेंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट P2 एंड -3। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि आप ये पहला जो होता है x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब जब भी हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं x इंटू वाई, तो इट मीन्स ये x का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट। अब ये पहला क्या है, x का कोऑर्डिनेट 2 है और y का -3 है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर क्वाड्रेंट वाला आप ये चीज़ देख लें तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें जो होता है आल पॉजिटिव, इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखें x जो है राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो ये पॉजिटिव, अगर लेफ़्ट की तरफ ओपन होगा तो नेगेटिव। अपवर्ड जाएगा तो राइट मतलब अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड, और अगर डाउनवर्ड जाएगा तो अगेन नेगेटिव। तो अब यहाँ देखें कि पहला क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ जब हम आएंगे तो x जो x है, देखें x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड जा रहा है और y का कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे -2 हो सकता है। अगर हम इसी को चीज़ को ले लें तो x क्योंकि नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव होगा। उसके बाद थर्ड में आपने याद रखना है कि दोनों नेगेटिव होते हैं, ये दोनों नेगेटिव बनेंगे। फर्स्ट में आल पॉजिटिव, थर्ड में आल नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ में जब आते हैं तो फोर्थ में देखें कि x जो है पॉजिटिव है और y जो है नेगेटिव है। तो यही कंडीशन बन रही है यहाँ पे, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ आपने दूसरे क्वाड्रेंट को भी जहन में रखना है कि आल पॉजिटिव, आल नेगेटिव, और यहाँ पे जो होता है x जो होता है नेगेटिव एंड y जो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ जो काम अपोजिट हो जाता है। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट को हमने जो अपना वो मैथमेटिक्स कोर्स किया था कवर, जो पेड ग्रुप के मेंबर थे, उनमें ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ, इस पे फंक्शन की भी वैल्यूज़ हमने निकाली थी कि कौन कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये वाला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्यों तमाम पॉजिटिव हैं, क्योंकि x भी राइट साइड ओपन हो रहा है और y भी अपवर्ड साइड ओपन हो रहा है, तो इसलिए ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्यों तमाम नेगेटिव हैं, क्योंकि x जो लेफ़्ट साइड ओपन हो रहा है तो नेगेटिव, और y भी डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो ये भी नेगेटिव। और यहाँ देख लें ये x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव। मतलब इन आपने ये जो मैंने x y कोऑर्डिनेट बनाए, इनको आपने जहन में रखते हुए फाइंड करना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ फार्मूला नहीं लगाना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला वो वाला फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है कि सबसे पहले आप इनको क्या कर लें कि इनको ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस, जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों माइनस हैं, ये कट जाएंगे। तो अच्छा ये भी तो लिख लूँ ना, 2 और 2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 2a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, किसी में भी आप पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी में भी, इन दोनों में किसी में पुट करके। अब मैं पहले में ही पुट करता हूँ। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और b मैंने फाइंड करना है, और ये 2। अब b की वैल्यू कैसे होगी, ये इक्वल टू उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 ये b इज इक्वल टू मेरे पास 0 बना। तो b 0 है और a जो है 2 है, तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ लिखते हैं क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने फाइंड करना है। अब a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 2 और b की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 0, तो ये किसके बराबर आ रहा है 4 के, और राइट आंसर हमारा क्या है 4। अब यहाँ आप ये वाला तरीका भी अगर इन दोनों को ऐड करके कर लेते तो जवाब सेम आएगा, लेकिन अगर वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देगा तो आपके लिए मसला होगा। तो आपने यहाँ से क्या चीज़ सीखी कि अगर इस तरह आपको दो इक्वेशन दी जाए तो उनको आपने सबसे पहले ऐड करना है, और ऐड करने के बाद a की वैल्यू अलग से निकालनी है, b की वैल्यू अलग से निकाल के उसके बाद ये वाली सिचुएशन बना के आपने बस वैल्यू पुट करनी है जो आपने फाइंड की है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a स्क्वायर माइनस, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ये जस्ट उन्होंने एज अ टोकन क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, या a माइनस बी a प्लस बी, बात एक ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन a माइनस बी अगर होल स्क्वायर हो जाए तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर a प्लस बी हो जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। अगर इंडिविजुअल उसकी पावर आ जाए तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही सिचुएशन बनेगी। अगर होल की पावर हो और दरमियान में माइनस हो तो ये वाला फैक्टर जो होगा माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा। अगर दरमियान में प्लस है और होल की पावर है तो तमाम जो होंगे वो ऑल पॉजिटिव जो होंगी वैल्यू होंगी। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू टर्म इज़ कॉल्ड। अब इसमें हमने टर्म्स काउंट करनी है कि कितनी है, उसके बाद हमने इसको नाम देना है। अच्छा, टर्म्स कब काउंट होती हैं, जब उसमें प्लस और माइनस आ जाए तब हम उसको एक टर्म काउंट करेंगे, उससे पहले मतलब एक टर्म होगी। अगर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो 3 टर्म है। जैसे ये देखें एक्स है वाई जेड है एक्स वाई, अब ये तीनों टर्म हम इसको कहें कि ये 3 टर्म है तो ये गलत होगा। टर्म की सेपरेशन होती है या प्लस से या माइनस से, तो जब तक प्लस माइनस नहीं आता आपने उसको एक ही टर्म काउंट करना है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर है तो ये 1 है, अब ये 7 और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो इसको आपने 2 काउंट नहीं करना क्योंकि टर्म्स सेपरेट होती है प्लस या माइनस से। तो ये आप देखें सेकंड टर्म और ये होगी हमारे पास थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। अगर 2 होते बाइनोमियल, अगर 1 होता मोनोमियल, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। अब इस तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7x प्लस 7xy प्लस 3x डिवाइड बाय 2। अब आपने इसको इस तरह नहीं काउंट करना कि 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह काउंट नहीं करना। और कभी लोग एक्स वाई को अलग अलग काउंट कर लेते हैं। जब तक प्लस नहीं आता या माइनस नहीं आता वो पूरी की पूरी एक टर्म होगी, चाहे वो 7xyzabc, अब ये पूरी की पूरी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो है नहीं। तो इस तरह एक्स स्क्वायर ये एक टर्म, 7xy सेकंड टर्म क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई आ जाए तो पूरा का पूरा एक ही टर्म काउंट होगी, ये अलग अलग नहीं है। अब जैसे 7xy मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक टर्म, 3x डिवाइड हो रहा है 2 पे, ये भी एक टर्म होगी। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ गेन की कि जो टर्म्स की सेपरेशन होती है वो सेपरेशन किससे होती है, प्लस या माइनस से, नहीं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसको आपने एक ही टर्म काउंट करना है, 7xy डिवाइडेड बाय 3xy। तो इसको आपने क्या 2 टर्म नहीं बल्कि एक टर्म, क्योंकि डिवाइड है, जब तक प्लस माइनस नहीं आता हमने एक टर्म काउंट करनी है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू +2। तो इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जस्ट आपने वैल्यू पुटिंग करनी है। बस आपने यहाँ जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बयान किया है वो माइनस वाला है। तो x की वैल्यू उन्होंने क्या दी है -2, तो मैंने -2 इसकी जगह रखा। उसकी जगह फिर अगेन x है तो फिर मैं -2 रखूँगा। y की जगह +2 है, प्लस रखा, और फिर y की जगह 2 है। अब यहाँ जो आपने बात नोट करनी है कि अगर कोई भी नंबर एनी नंबर हो, भले वो नेगेटिव के साथ हो, अगर उसकी पावर इवन हो तो वो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव में आता है। अगर कोई नंबर एनी नंबर हो, ठीक है, एनी नंबर और उसकी पावर ऑड हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऑड हो, तो वो नेगेटिव सस्टेन रहता है, नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यही वाले बस उन्होंने यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है। अब इसकी पावर क्या है, इवन है, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद फिर ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा हमारे पास -4 और ये 4। ठीक है, अब ये देखें ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, इसे प्लस। तो 4 + 4 + 4 = 12। तो ये आपके पास ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। हो सकता है किसी और एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर कोई नंबर है उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव उसके साथ सस्टेन रहता है। ये क्यों होता है, यूँ देख लें कि -2 है और इसकी मैं पावर 2 कर देता हूँ, तो -2 तो ये माइनस माइनस इसकी जगह प्लस बना देता है और 4 जा आ जाता है। और लेकिन नेगेटिव के साथ अगर जब 1 और 3 कर दूंगा तो अगेन जब -2 इससे अप्लाई होगा तो अगेन जो है नेगेटिव आ जाता होता है। तो बस इतने बड़े कॉन्सेप्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप ये वाला एक जनरल तरीका याद रख लें कि कोई भी नंबर हो, अगर वो नेगेटिव के साथ है और उसकी पावर को चेक करना है, अगर पावर इवन तो पॉजिटिव, अगर ऑड तो एज इट इज। उसके बाद ये वाला जो मैंने आपको एक पीछे फार्मूला अभी बताया कि ये देख लें, किधर गया, एक सेकेंड जी, ये वाला जो मैंने अभी आपको फार्मूले बताए, देखें इसी पे एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया हुआ है। देखें ये पूरा का पूरा, लाजमी नहीं कि जस्ट ए ही लिखा हो, तो ये थोड़ा सा हिडन था, मैंने इस वजह से लिखा, लेकिन ये 3a ही है। ठीक है, और ये b है पूरा का पूरा, और उसकी पावर क्या है 2। अब आप इधर देखें इस फार्मूले को, यही तरीका बन रहा है, a माइनस है दरमियान b और होल पावर, तो उसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं, a² + b² -2 है, भी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बस जस्ट आपने इसको एज इट इज़ एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे a मेरे पास क्या है 3a, तो a² + b², ठीक है, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, तो 2a और b क्या है 2b, पूरे के पूरे को a और पूरे के पूरे को b कंसिडर करना है। अब इसको आप सॉल्व करें, क्या बनेगा 9a² 4b² और 2 3 6 और 6 ये 2 3 6 और 6 को जब 2 से करेंगे तो 12, तो 12ab। अब इन्होंने क्या हमें कर दिया है कि ये दो चीज़ें इन्होंने जो हैं, ये a है सॉरी, ठीक है, इन्होंने दो चीज़ें हमें गिवन कर दी हैं कि 9ab है हमारे पास, 4ab है, तो बताएं यहाँ क्या आएगा। ठीक है ना, वो पूछ रहे हैं कि अब आप हमें बताएं कि यहाँ क्या आएगा। अब आपने यहाँ जो है एक बात नोट करनी है कि आपने ये वाली वैल्यू जो है इधर कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये नहीं करना कि जब एक मर्तबा आपने माइनस लिख दिया तो दोबारा भी आप माइनस लिख दें। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई नहीं करना, जस्ट इस तरह आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अब आपके पास माइनस भी इन्होंने गिवन कर दिया है, अब माइनस गिवन कर दिया है तो जस्ट आपने 12ab को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 12ab जो है यहाँ पे हमने फिल करना है। ये माइनस नहीं करना, क्योंकि जब हम माइनस रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, हालांकि हमने इस फार्मूले के तहत माइनस हमने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। इस फार्मूले को जहन में रखना है, इस फार्मूले को आपने, इन तीनों फार्मूले को जहन में रखना है। तो 2 3 इसमें से 3 4 क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस पहले इसको इस तरह सॉल्व कर लें, उसको फिर सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जवाब आता है, अब वो जो मिसिंग है वो आप उसकी जगह पे पुट कर लें। जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √x + √y, और ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल ऐसी ही वैल्यू के साथ, लेकिन इसके साथ
नेगेटिव है। वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन्होंने इसको शक्ल कौन सी दे दी है, एक्स वाई की, और वहाँ क्या था, ए बी। यही फार्मूला लग रहा है इस पे कि नहीं लग रहा। आप पहले ये चीज़ देख लें कि इंडिविजुअल इनका हमने अगर एक मरतबा एक ही जो वैल्यू प्लस में हो, दूसरी भी, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वो इंडिविजुअल का भी पावर और इंडिविजुअल का पहले का, दरमियान में माइनस, और फिर सेकंड जो वैल्यू है उसका। तो बिल्कुल इसी को अगर मैं ले चलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये x है और ये y है, लेकिन इन दोनों की पावर है। अब आपको पता है कि ये जो होता है 2 और ये होता है 1/2, तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास क्या जवाब आएगा, x माइनस a। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी। बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों का जिनका JEST का टेस्ट अच्छा हो गया है और मैथमेटिक्स उनका अच्छा है तो वेल एंड गुड, वो PST का भी उनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिनका मैथ का पोर्शन अच्छा नहीं हुआ और अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनके जो PST से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इंशाल्लाह ताला PST के टेस्ट आने तक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या चीज़ देखी कि अगर आपके पास एक टर्म है x प्लस एक्सप्रेशन है x में, y में, z में, लेकिन आपको एक जनरल फार्मूला आना चाहिए। जो मैंने 3 फार्मूले आपको बताए, आप इनको रट लें। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेपर में अपीयर होना जा रहे हैं, तो ये वाले फार्मूले सिर्फ JEST नहीं बल्कि PST के टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, याद रखिएगा लॉग की मैं 2 प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर लॉग AM log an, अगर ये दोनों इंडिविजुअल लॉग उनके गिवन हैं और आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर, लॉग इनका कॉमन लेके और इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसका आंसर गिवन कर दिया है और आपसे उसका पूछा है कि ये एक सिचुएशन कब बनती है। तो ये सिचुएशन तब बनती है जब 2 लोग किसी भी नंबर के लॉग लिए जाएं इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन उनकी बेसिस सेम हो। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है कि वो लॉग ए जो बेस है वो कॉमन लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। और ये माइनस वाला कब होता है, अब अगर इसी तरह ये अगर प्लस हो रहा है और इसी तरह अगर आपके पास log AM माइनस log AN ये माइनस हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल दे दिया, वहाँ डिवीजन का रूल दे दें, तो ये होगा M/N। ठीक है, तो हो सकता है ये दे दें और पूछ लें कि ये किसके बराबर होता है। तो आपने ये इनके लॉग के जो है 2 रूल याद रखने हैं। अगर इंडिविजुअल हैं, उनकी बेसिस सेम है और उनका इंडिविजुअल लॉग लिया जा रहा है और ऐड हो रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में। अगर डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन में, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन में। आपने इसको इन दोनों तरीक़ों से याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ए। ये वाले तमाम ऑप्शन गलत हैं। ये सी वाला तब सिलेक्ट होता जब ये दोनों M/N डिवाइड की शक्ल में दी जाती, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ़ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व करें। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसका एक और तरीक़ेकार भी है कि जब अगर आपको इस तरह जब x और x हो, एक ही उसमें जो है वेरिएबल हो, तो अब आप इसको क्या करेंगे, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 को इंडिविजुअल उठाएं, किसके बराबर है, 0 के। तो आप इसको 0 के बराबर कर दें। तो x को जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को उधर ले जाऊँगा तो प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर x प्लस 3 है, इसको उठाएं, उसको इक्वल टू के रखें क्योंकि उन्होंने गिवन कर दिया है। तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3। तो मेरे पास कौन सा यहाँ पेयर बन रहा है कि 2 माइनस 3। तो x की वैल्यू जो है 2 माइनस 3 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये टोटली जो है 0 बनेगा। अब यहाँ देखें -2 पुट करें और सॉरी +2 गिवन है, तो यहाँ देखें 2 पुट करें और ये 2 तो जो ऑलरेडी था, और यहाँ क्या है -3 हमने फाइंड किया है और इधर आप -3। आप ये देखेंगे कि ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ गिवन है हमें, ऑप्शन सी 2 और -3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल इफ़ 12 इज इक्वल टू PQ।
अब प्रोपोर्शनल कोई चीज़ कब बनती है? जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बनता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम और मीन किसको कहते हैं? जो ये बाहर वाली वैल्यू होती है इसको एक्सट्रीम कहा जाता है और दरमियान वाली जो होती है मीन होती है। अब आप देखेंगे किस वाले ऑप्शन पे जब आप इसको मल्टीप्लाई ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन रही है? अब इसको देखें, जब इसको करेंगे तो ये 2q इज इक्वल टू P6 ये नहीं बन रही, ये 4q/3p ये नहीं बन रही, और ये 6q/2p ये नहीं बन रही। 4 और 3 से करेंगे तो 12 और ये PQ। तो ये वाली सिचुएशन आपको प्रोपोर्शनल बन सकती है जब 4 को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है हमारे पास 4/3, मीन क्या है P इंटू Q, तो ये 12PQ। तो ये वाला ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी भी अगर आपको कल को किसी और पेपर में इस तरह ABCD और आप कोई भी यहाँ वैल्यू हो सकता है और पूछें कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है या नहीं, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज़ हम इसको कहेंगे ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे मतलब हमारे पास ये जवाब आना था, लेकिन उन्होंने क्या ये जवाब हमें दे दिया और ये वाला जो है हमसे डिमांड कर लिया। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ IBL ने क्या है वो आंसर उठा के यहाँ रख दिया है और आपसे पूछा है कि ये सिचुएशन कब बनेगी, तो आपने दोनों तरफ से क्वेश्चन को तैयार रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि द LCM ऑफ A² माइनस B और A4 माइनस B। अब LCM को हमने बहुत ही डिटेल में जो है इसको कवर किया था, आपको पता होगा। अब आप ये देखें दोनों की बेसिस तो सेम है, लेकिन अब यहाँ देखें ये 2 है, इसका पूरा का पूरा 2 है और यहाँ 4 है। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं जस्ट 2 और 4 की बात करूँ कि इनका LCM क्या बनेगा, इनका LCM क्या बनेगा। अब LCM आपको पता है कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन जब हम करते हैं तो हमारे पास जवाब आया था 2 × 2, ठीक हो गया। अब ये 4 है तो हमारे पास ये बना 2 और 2 × 2, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया और अनकॉमन क्या है, सिर्फ ये बचा, तो 2 × 4। तो अब हमारे पास वो वाला इसका LCM होगा जिसकी A और B की पावर 4 होगी, और क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो पावर जो इसके दरमियान जो साइन है वो सेम रहेगा, तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन C होगा, ठीक है। तो बेसिस इनकी सेम है, आप इनकी पावर्स चेक करें। अब 2 और 4 का जस्ट आपने ये सीधा उन्होंने नहीं पूछा कि 2 और 4 का LCM क्या है, उन्होंने बेसिस रख के और आपसे एक जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपने ये बिल्कुल टोकन क्वेश्चन है कि मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले, ये इसका आर्थर कैले इसका करेक्ट ऑप्शन है जी व्यूअर्स। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ़ A B इज इक्वल टू B A देन मैट्रिसेस आर डैश कम्यूटेटिव टू ईच अदर। तो पहली तो बात आपने याद ये रखनी है कि मैट्रिसेस जो होते हैं हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि अगर वो हो जाते हैं, इफ़ A इज इक्वल टू B A और B इज इक्वल टू B A, मतलब अगर हम A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें B से या B को करें A से, तो याद रखिएगा कि हमेशा जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि अगर वो हो A B या B A हो जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बस आपने उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो जब दो नंबर होते हैं, दो मैट्रिसेस होते हैं, अगर वो दोनों बराबर आ जाएं, क्योंकि कंडीशन लगा दिए, तो हम उसको कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव। कम्यूटेटिव में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। अगर एसोसिएटिव की बात की जाए तो उसमें फिर तीन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होल्ड करती है और वो ऐसे लिखी जाती है A प्लस B और B प्लस है, क्योंकि मैट्रिक्स में हमेशा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन कुछ ख़ास कंडीशन है जहाँ पे वो हो सकती है, और उन्होंने कंडीशन भी लगा दी है कि अगर A B इज इक्वल टू B A हो जाए देन मैट्रिसेस
तो उन मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर आपने आज का पेपर दिया है और आपका पेपर अच्छा हो चुका है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो वेल एंड गुड, पीएसटी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो लोग जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि चलें जेईएसटी का जैसे तैसे तो टेस्ट हो गया, और अगर पीएसटी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा के पीएसटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन की। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 210 एंड x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो अब आप कंफ्यूज होंगे, y गिवन भी किया है, y फाइंड करने का भी कहा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जब हम प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर पढ़ा था, रेशो प्रोपोर्शन, उसमें बहुत डिटेल में हमने इस चीज़ को कवर किया था। लेकिन एनीवे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते होते हैं, वो k a b जो भी आप कराएं, अक्सर k इंट्रोड्यूस कराया गया है बुक्स में, तो k हो गया। अब आपके पास दो वैल्यू यहाँ x और y की जो वैल्यू गिवन है, x और y की वैल्यू जो आपके पास गिवन है, वो आपने पहली दो वाली वैल्यू पुट करके k फाइंड कर लेना है। k क्यों फाइंड करना है वो बात मैं बताता हूँ, पहले k फाइंड करते हैं। अब x 5 है और y हमारे पास 210 है, तो 210 k इंटू 5। अब ये 210 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ सकती है। 210 को आपने डिवाइड कराना है 5 पे, तो 5 4 द 20, ये 10 हमारे पास बचेगा, उसके बाद 5 2 द 10, तो मेरे पास k आ गया 42। अब ये जो मेरे पास 42 आया है, अब मैं इसी इक्वेशन को दोबारा उठाऊंगा, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब हमें यहाँ क्या है, y फाइंड करना है, और मैंने k फाइंड इसीलिए किया था क्योंकि मुझे नेक्स्ट इक्वेशन में काम आएगा। तो 42 और इंटू 2x हमें गिवन है, तो जब आप 42 को 2 से करेंगे तो ये आपके पास 84 जवाब आएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में गिवन था। 84 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन। 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट 600, व्हाट विल बी 400 कॉपीज़ कॉस्ट। 120 कॉपीज़ की जो कॉस्ट है 600 है, तो 400 कॉपीज़ की कॉस्ट कितनी होगी। तो आपने 600 कॉस्ट है उसको डिवाइड करना है 120 पे, तो आप देखेंगे ये 0 0 से कैंसिल, ये 6 और 12, और अगेन आप इसको डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ये 5 क्या है, ये 5 इज़ द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो इसको 1% या 1% पॉलिसी भी कहते हैं कि सबसे पहले आप ये करें कि जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें से ये फाइंड करें कि एक कितने की पड़ती है हमें। अब देखें 600 की पड़ती हैं 120 कापी, तो आप 600 को 120 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये एक कॉपी की प्राइस आ जाएगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, 400, सिंपल है। अब आपने 400 को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 4 द 20, और ये आपके पास 2000 जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जी व्यूअर्स, तो आज ये जो पेपर हुआ था जेईएसटी का मैथमेटिक्स पोर्शन मैंने कंप्लीट आपके सामने सॉल्व किया है, और जो लोग पीएसटी आने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं अच्छे से मैथमेटिक्स पोर्शन को तैयार करके, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम को ख़ास तौर मैथमेटिक्स पोर्शन को वो अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।